क्या माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है? मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है यह बताया था, एंड एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं यह भी बताया था। इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, प्लीज़ डू वॉच। You can find the link to that video in the description. If you already know about the essential element of a valid contract, you can continue watching this video. आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि वह कौन से पर्सन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 10 of the Indian Contract Act tells that parties to a contract must be competent. Competent का मतलब कैपेबल होता है। मीन्स ऐसे कौन से पर्सन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 11 देता है, जो कहता है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज एट द एज ऑफ मेजॉरिटी, हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड अ पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। द फर्स्ट इज माइनर। माइनर कौन से पर्सन्स होते हैं? माइनर ऐसे पर्सन्स होते हैं जो 18 ईयर्स से कम हैं। मीन्स जिनकी एज 18 ईयर्स से कम है वह पर्सन्स माइनर कहलाएंगे। द पर्सन्स हु इज नॉट अटेन द मेजॉरिटी। एंड द सेकेंड वन इज द पर्सन हु इज अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मीन्स ऐसे लोग जिनकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं समझ सकते। एंड थर्ड वन इज द पर्सन हु इज डिसक्वालीफाइड बाई लॉ। इसमें वो सभी पर्सन्स आएंगे जिनको लॉ ने डिसक्वालीफाई कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होने से। फॉर एग्जाम्पल, अ इंसॉल्वेंट पर्सन कैन नॉट इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको लॉ ने बार कर रखा है। सो ये 3 तरह के पर्सन थे जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। अब सेक्शन 10 एंड 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात हो और मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो आज की इस वीडियो में हम मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस के बारे में भी जानेंगे। सो इस केस के फैक्ट जानने से पहले हम यह जानते हैं कि इस केस में कौन कौन पर्सन्स इन्वॉल्व थे। बेसिकली इसमें 5 लोग इन्वॉल्व थे। पहले धर्मोदास घोष जो कि एक माइनर था, दूसरे ब्रह्मोदत्त जो कि एक मनी लेंडर थे, तीसरे केदारनाथ जो कि मनी लेंडर के एजेंट थे, एंड चौथी थी धर्मोदास घोष की मदर, एंड 5वीं थी वाइफ ऑफ द ब्रह्मोदत्त जिनका नाम मोहरी बीबी था। सो ये थे 5 तरह के पर्सन। अब हम इस केस के फैक्ट्स क्या थे यह जानेंगे। धर्मोदास घोष वॉज अ माइनर एंड ओनर ऑफ वेरियस इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। इन्हीं एक इमूवेबल प्रॉपर्टी पर धर्मोदास घोष ने ब्रह्मोदत्त से मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट करके 20,000 रुपीज़ का लोन लिया था, एंड यह लोन का कॉन्ट्रैक्ट केदारनाथ जो कि ब्रह्मोदत्त का एजेंट था उसके एंड धर्मोदास घोष के बीच में हुआ था। 20,000 में से धर्मोदास घोष ने 8,000 रुपीज़ एडवांस में ले लिए थे एंड 12,000 रुपीज़ की अमाउंट रिमेनिंग थी। इसके बाद धर्मोदास घोष की मदर केदारनाथ को एक नोटिस देती हैं जिसमें वह यह कहती हैं कि धर्मोदास घोष एक माइनर है एंड माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नोटिस पाने के बाद केदारनाथ ने धर्मोदास घोष से एक लीगल डिक्लेरेशन करवाया जिसमें यह लिखवाया कि मैंने 8,000 रुपीज़ ले लिए हैं, 12,000 रुपीज़ जब मैं मेजर हो जाऊंगा तब लूँगा, एंड 20,000 अमाउंट के लोन का रीपेमेंट भी मेजर होने पर ही करूँगा। इसके बाद धर्मोदास घोष की मदर उसके नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू लोअर कोर्ट में एक केस फाइल करवाती हैं जिसमें वह कहती हैं कि धर्मोदास घोष एक माइनर है एंड माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता। इस वजह से धर्मोदास घोष एंड ब्रह्मोदत्त के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसे कैंसिल आउट कर देना चाहिए। नाउ क्वेश्चन अराइज कि क्या यह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था या फिर वॉइडेबल। केदारनाथ की तरफ से कोर्ट में यह आर्गुमेंट करे गए कि यह कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर सेक्शन 64 एंड 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होना चाहिए जो कि वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। एंड केदारनाथ की तरफ से फर्दर यह भी कहा गया कि धर्मोदास घोष ने अपनी एज को लेकर फेक कमिटमेंट भी किया था कि वह मेजर है। इस वजह से यहाँ पर सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी अप्लाई होना चाहिए जो कि प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल की बात करता है।
लोअर कोर्ट ने इस केस में धर्मोदास घोष की तरफ से किए गए आर्गुमेंट को सही बताया एंड इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर किया। अब मैटर प्रिवी काउंसिल में अपील में गया। तब तक ब्रह्मदत्त की डेथ हो चुकी थी, तो उनकी तरफ से ब्रह्मदत्त की वाइफ मोहरी बीवी ने इस केस को आगे लड़ा था। प्रिवी काउंसिल ने इस केस में यह कहा कि धर्मोदास घोष एक माइनर था, सो माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो मीन्स वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग और वॉइड फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज। एंड प्रिवी काउंसिल ने यह भी कहा कि माइनर के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल एप्लीकेबल नहीं होता। एंड जब केदारनाथ और ब्रह्मदत्त को इस बात की नॉलेज थी कि धर्मोदास घोष एक माइनर है, तो यहाँ पर उनकी फॉल्ट थी, इस वजह से इन्हें कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। एंड फर्दर यह भी कहा कि सेक्शन 64 एंड 65 तब एप्लीकेबल होता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। यहाँ पर धर्मोदास घोष माइनर था, इस वजह से यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ था। दैट्स वाई सेक्शन 64 एंड 65 आर नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। सो यह पूरा केस था मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का, जिसमें प्रिवी काउंसिल ने यह कहा कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो माना जाता है, जिसकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती है। आई होप आपको इस केस के बारे में सारी नॉलेज मिल गई होगी एंड आपको ये अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल रैंक अप लीगल एंड फॉर दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग।